मेहनत करता रहूंगा ताकि आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। तभी उसकी बेटी गौरी दौड़ते हुए आती और कहती, बाबा जल्दी वापस आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। देर मत करना, मुझे अच्छा लगता है जब आप जल्दी घर आ जाते हैं। धनिया अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरता और खेत की ओर चल पड़ता। दिन भर वह खेत में पसीना बहाता रहता, कभी तेज धूप, कभी अचानक बारिश, लेकिन धनिया मेहनत करना कभी नहीं छोड़ता। दिल से मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। ईश्वर मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। माँ उसकी बात सुनकर चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती। बाबा आज मैं जंगल के किनारे से कुछ लकड़ियां लेकर आई हूँ ताकि घर के काम में थोड़ी मदद हो सके। अकेली गई थी? बेटा जंगल के किनारे अकेले जाना ठीक नहीं होता, वहाँ खतरा भी हो सकता है। हाँ बाबा, मैं अकेली ही गई थी। थोड़ा डर तो लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत रखी। आप ही तो कहते हो कि डर के आगे हिम्मत रखनी चाहिए, इसलिए मैं बहादुर बनकर गई। धनिया थोड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा है जहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले उस गुफा के पास जाने से डरते थे। बेटी जंगल के अंदर ज्यादा मत जाना, वहाँ एक रहस्यमयी गुफा है। लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब होता है, इसलिए उससे दूर ही रहना। धनिया भले ही गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे इलाके में मशहूर थी। उसके छोटे छोटे खेतों में उगने वाली सब्जियां और अनाज हमेशा बहुत अच्छे होते थे। मिट्टी भी जैसे उसकी मेहनत को पहचानती थी। वह अपनी फसल में कभी कोई मिलावट नहीं करता था, ना कोई दवा जरूरत से ज्यादा डालता, ना ही लालच में आकर अनाज में कुछ मिलाता। यही कारण था कि जब भी धनिया अपनी फसल लेकर बाजार जाता तो उसकी सब्जियां और अनाज पलक झपकते ही बिक जाते। अगर सच में शुद्ध और अच्छा अनाज चाहिए तो धनिया से ही लेना। उसका अनाज हमेशा साफ सुथरा और बढ़िया होता है, इसलिए गांव के लोग उसी पर भरोसा करते हैं। लेकिन धनिया कभी इसका फायदा उठाकर ज्यादा पैसे नहीं मांगता था। मेहनत का सही दाम मिल जाए वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ज़्यादा दौलत या बड़ी बड़ी चीज़ों की चाह नहीं रखता। बस इतना चाहता हूँ कि दिन भर की मेहनत के बाद जो अनाज मैं उगाता हूँ उसका सही मूल्य मिल जाए। अगर मेरी मेहनत से मेरे घर का चूल्हा जल जाए और मेरे परिवार का पेट भर जाए तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। मेरे लिए सच्ची खुशी और सुकून इसी में है कि इंसान ईमानदारी से मेहनत करे और उसी मेहनत की कमाई से अपना जीवन चलाए। इसी वजह से गरीब लोग भी अक्सर उसी से सामान खरीदते थे। बाजार में उसने धनिया को देखते ही लेकिन गांव में एक बहुत बड़ा और अमीर व्यापारी था। उसका नाम था लालाचंद सेठ। लालाचंद सेठ पूरे इलाके में अनाज और सब्जियों का बड़ा व्यापार करता था, लेकिन वह अक्सर मुनाफे के लिए मिलावट भी कर देता था और चीजों को बहुत महंगे दामों में बेचता था। जब लोगों ने धनिया से सामान खरीदना शुरू किया तो सेठ का व्यापार थोड़ा कम होने लगा। यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन माना मारा, अरे धनिया, तू किसान है या कोई संत? हर बार इतना सस्ता माल बेच देता है, इसलिए लोग तुझे हल्के में लेने लगे हैं। लेकिन याद रख, इस बाजार में असली फैसला मेरा चलता है। अगर तू मेरे हिसाब से अनाज नहीं बेचेगा तो तेरा माल कोई नहीं खरीदेगा। फिर देखना तेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। सेठ जी, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का सही दाम मिल जाए। मैंने दिन भर खेत में मेहनत की है, पसीना बहा है। अगर उस मेहनत का थोड़ा सा भी सही मूल्य मिल जाए तो मेरे लिए वही काफी है। मैं किसी को धोखा देकर या गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहता। मेहनत का सही दाम मिल जाए वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। सुन ले धनिया, इस बाजार में वही चलता है जो ताकतवर होता है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा हाल कर दूंगा कि तेरा अनाज बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। फिर तू अपने घर बैठकर यही ईमानदारी की बातें करता रहना। बाजार में खड़े कुछ लोग यह सब सुन रहे थे। धनिया ने बस मुस्कुराकर अपनी फसल बेचनी जारी रखी। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन लालाचंद सेठ का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कभी वह धनिया को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता, कभी उसे गरीबी का ताना देता। फिर भी धनिया के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती। शाम को जब वह घर लौटता तो उसकी बेटी गौरी दौड़कर आ जाती। बाबा आज बाजार कैसा रहा? क्या आज अनाज अच्छे दाम में बिका या फिर लोगों ने पहले की तरह मोल भाव किया? अच्छा रहा बेटी, भगवान की कृपा से आज लगभग सारा अनाज बिक गया। लोगों ने भरोसे से लिया और मेहनत का ठीक ठाक दाम भी मिल गया। घर में कमाई भले ही कम थी, लेकिन उस छोटे से घर में सुकून और प्यार बहुत था। बूढ़ी माँ, बेटी गौरी और धनिया तीनों साथ बैठकर सादा खाना खाते और बातें करते। बेटा, ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा सा धन भी बहुत सुख देता है। जब कमाई सच्चाई और मेहनत से होती है तो मन को सुकून मिलता है और इंसान चैन से जी पाता है। माँ, हमें जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। लालच करने से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती, लेकिन मेहनत और संतोष से जीवन आसान और सुखी बन जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि लालाचंद सेठ का जलता हुआ दिल अब धीरे धीरे एक खतरनाक योजना बना रहा है। एक ऐसी योजना जो बहुत जल्द धनिया की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। लालाचंद सेठ की जलन अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने धनिया को बर्बाद करने की ठान ली। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ ने अपने आदमियों को चुपके से धनिया के खेत में भेज दिया। उन्होंने खेत में ऐसी दवा डाल दी जिससे पूरी फसल धीरे धीरे खराब होने लगी।
सुबह जब धनिया खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हरी भरी खड़ी फसल पीली पड़ चुकी थी, कई पौधे सूख गए थे। वह घुटनों के बल बैठ गया। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? कल तक तो मेरी फसल बिल्कुल हरी भरी थी, हर पौधा लहलहा रहा था। मैंने कितनी मेहनत से इस खेत को सींचा था, दिन रात इसकी देखभाल की थी। फिर अचानक एक ही रात में सब कुछ कैसे बदल गया? मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी उम्मीदें क्या सब यूं ही खत्म हो जाएंगी? इतने में गांव के कुछ लोग भी खबर सुनकर वहां आ गए। वे भी खेत की हालत देखकर हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे। ये अचानक कैसे हो गया? कल शाम तक तो ये खेत बिल्कुल ठीक था, फसल भी बहुत अच्छी दिख रही थी। एक ही रात में इतने सारे पौधे कैसे सूख गए? कहीं किसी ने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया? धनिया को समझते देर नहीं लगी कि यह किसी की साजिश है। उसे तुरंत लालाचंद सेठ का ख्याल आया। अगर ये सब सेठ का किया हुआ है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी मेहनत की फसल को इस तरह बर्बाद करना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने दिन रात मेहनत करके इस खेत को सींचा था, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह संभाला था। मैं पंचायत में जाकर न्याय मांगूंगा और सबके सामने सच रखूंगा, ताकि जिसने भी ये अन्याय किया है उसे उसकी सजा मिल सके। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। जब यह खबर लालाचंद सेठ तक पहुंची तो वह एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन चालाक सेठ ने तुरंत एक नई और खतरनाक साजिश सोच ली। अगली सुबह वह खुद ही गांव की पंचायत में पहुंच गया। गांव के बड़े बुजुर्ग वहां बैठे थे। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे पंचायत से न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और मैं चाहता हूं कि गांव के सामने इस बात का फैसला हो। क्या बात है सेठ जी, आप इतने गुस्से और परेशानी में क्यों हैं? खुलकर बताइए कि आखिर मामला क्या है। मेरी सोने की अंगूठी चोरी हो गई है और मुझे पूरा शक है कि वो अंगूठी धनिया ने चुराई है। वही कल मेरे घर आया था, उसके बाद ही अंगूठी गायब हुई है। यह सुनते ही पंचायत में सन्नाटा छा गया। उसी समय किसी ने धनिया को बुला लिया। धनिया अपनी बूढ़ी माँ और बेटी गौरी के साथ वहां पहुंचा। धनिया, सेठ कह रहा है कि उसकी सोने की अंगूठी तुमने चुराई है। क्या ये सच है? पंचायत के सामने सच सच बता दो ताकि सही फैसला हो सके। धनिया की आंखों में हैरानी और दुख दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। इतने बड़े इल्जाम से उसका दिल टूट गया था। मुखिया जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मैंने किसी की अंगूठी नहीं चुराई। मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ। किसी की चीज पर बुरी नजर डालना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैंने इसे हमेशा ईमानदारी और मेहनत की सीख दी है। ये किसी की चीज चुराने वाला नहीं है। अगर धनिया सच बोल रहा है तो फिर उसके घर की तलाशी ले ली जाए। पंचायत के सामने उसके घर को अच्छे से देख लिया जाए। अगर वहां मेरी अंगूठी नहीं मिली तो मैं भी मान जाऊंगा कि धनिया बेगुनाह है। पंचायत के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर सोचने के बाद मुखिया ने कहा, सच जानने का एक ही तरीका है। हम सब अभी धनिया के घर चलेंगे और वहां अच्छी तरह तलाशी ली जाएगी। पंचायत के सामने सब कुछ साफ हो जाएगा और फिर उसी के अनुसार फैसला किया जाएगा। पंचायत के कई लोग, लालाचंद सेठ और गांव के कुछ और लोग धनिया के साथ उसके छोटे से घर की तरफ चल पड़े। धनिया की बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गौरी भी डरते डरते उनके पीछे चल रही थी। धनिया का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि उसने कोई चोरी नहीं की। कुछ ही देर में सब लोग धनिया की झोपड़ी के सामने पहुंच गए। वह छोटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, ऊपर से घास फूस की छत और अंदर बहुत कम सामान। धनिया, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। पंचायत के सामने सच जानना जरूरी है, तभी इस मामले का सही फैसला हो पाएगा। मुखिया जी, मुझे किसी तलाशी से कोई डर नहीं है। आप पूरे घर की तलाशी ले लीजिए, हर कोना देख लीजिए। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको अंगूठी मिल जाए तो पंचायत जो भी सजा देगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाया। पंचायत के 2-3 लोग झोपड़ी के अंदर गए। उन्होंने धीरे धीरे हर जगह देखना शुरू किया। कभी पुराने बर्तन उठाकर देखते, कभी कोने में रखी टोकरी को उलटते, कभी खाट के नीचे झांकते। धनिया बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसकी माँ ईश्वर का नाम जप रही थी। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं मिला। धनिया के दिल में थोड़ी उम्मीद जागने लगी, लेकिन तभी एक आदमी ने अचानक जोर से आवाज लगाई, रुको, यहाँ कुछ चमक रहा है, जरा देखो तो सही। अरे, ये तो सोने की अंगूठी है। एक पल के लिए पूरा माहौल सन्न रह गया। देखा, मैंने कहा था ना, यही चोर है। अब सबके सामने सच आ गया। अंगूठी इसके ही घर से मिली है। नहीं, ये अंगूठी मेरी नहीं है। मैंने इसे कभी नहीं देखा। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ये झूठ है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने जानबूझकर हमारे घर में ये अंगूठी रखी है ताकि धनिया को बदनाम किया जा सके। लालाचंद सेठ के चेहरे पर तुरंत नकली हैरानी आ गई, लेकिन अब पंचायत के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि अंगूठी सच में धनिया के घर से मिली थी। अब तो सबूत भी मिल गया। ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। जो चोर है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे भी डरे। मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं कभी किसी की चीज नहीं चुराऊंगा। ये सब झूठा इल्जाम है। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। गांव वाले लालाचंद की तरफ देखकर सिर हिला रहे थे और किसी ने धनिया की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अगर आज ऐसे चोर को सजा नहीं मिली तो कल कोई भी आदमी चोरी करने लगेगा। गांव की शांति और नियमों की रक्षा के लिए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम करे तो उसका अंजाम यही होना चाहिए ताकि बाकी लोग सबक सीखें।
ऐसे आदमी को गांव से निकाल देना चाहिए। इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। धनिया, पंचायत के सामने ये मामला बहुत गंभीर है। तुम्हारे घर से अंगूठी मिली है और यही सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। हमारे पास इसी आधार पर फैसला करना होगा। हमें सच जानना है और उसी अनुसार न्याय करना है। मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं कभी किसी की चीज नहीं चुराऊंगा। ये सब झूठा इल्जाम है। मुखिया जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। मैंने किसी की चीज हाथ नहीं लगाई। किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाया है ताकि मुझे बदनाम किया जा सके। लेकिन पंचायत के कई लोग अब सेठ की बातों में आ चुके थे। ऐसे आदमी को गांव से निकाल देना चाहिए। इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मत करो ऐसा। हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो यही एक घर है, यही हमारी जिंदगी है। पंचायत का निर्णय है कि धनिया को चोरी के अपराध में आज से इस गांव से निकाल दिया जाए। ये फैसला गांव की शांति और कानून के लिए लिया गया है। यह सुनते ही धनिया जैसे पत्थर का बन गया। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी रोने लगी। धनिया, तुम्हें आज ही इस गांव को छोड़ना होगा। अब से इस गांव में तुम्हारा कोई हक या अधिकार नहीं रहेगा, ना खेतों पर, ना पानी के स्रोतों पर, ना किसी भी गांव की किसी सुविधा पर। यह कठिन निर्णय है, लेकिन पंचायत के आदेश के मुताबिक इसे मानना ही पड़ेगा। यह सुनकर धनिया ने एक बार पूरे गांव की तरफ देखा। वह वही गांव था जहां उसने बचपन बिताया था, जहां उसके पिता रहते थे, जहां उसने अपने खेतों में दिन रात मेहनत की थी। लेकिन आज उसी गांव से उसे एक चोर समझकर निकाल दिया जा रहा था। लालाचंद सेठ दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की संतुष्टि भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसकी साजिश सफल हो चुकी थी। शाम होते होते धनिया ने अपनी झोपड़ी से थोड़े बहुत सामान बांध लिए। उसकी माँ और गौरी उसके साथ खड़ी थी। तीनों धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगे। सूरज ढल रहा था और सामने घना जंगल दिखाई दे रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अब वे कहाँ जाएंगे, लेकिन किस्मत उन्हें धीरे धीरे उसी जंगल की रहस्यमयी गुफा की तरफ ले जा रही थी, जहां से उनकी जिंदगी की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली थी। तीनों दर दर भटकते हुए जंगल के रास्तों पर चल रहे थे। कभी दूर से किसी पक्षी की आवाज आती, कभी झाड़ियों में कोई जानवर सरसराता। धनिया बार बार पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखता, लेकिन अब वहां लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके दिल में एक ही बात बार बार चुभ रही थी। उसे गांव से निकाले जाने का उतना दुख नहीं था जितना इस बात का था कि उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया था। माँ, गौरी, हम कहाँ जाएंगे? हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अधिकार नहीं छीना, किसी को दुख नहीं दिया। फिर भी आज मुझे चोर समझ लिया गया, मेरी मेहनत और ईमानदारी पर शक किया गया। लेकिन मैं जानता हूं कि सच्चाई अंततः जीतती है और आपकी न्यायपूर्ण दृष्टि के सामने किसी का छल और अन्याय टिक नहीं सकता। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह अपने आंसू अपनी माँ और बेटी के सामने छुपा रहा था। तभी गौरी ने धीरे से कहा, बाबा, मुझे याद है जब मैं जंगल से लकड़ियां लेने आती थी तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उसका तना इतना चौड़ा है कि उसके नीचे हम लोग आराम से रात बिता सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा खुला मैदान भी है। सच कह रही हो बेटी? इतना बड़ा पेड़ है कि हम सब वहाँ आराम से रात बिता सकते हैं? हाँ बाबा, वहाँ जमीन भी साफ है और सुरक्षित लगती है। अगर आप चाहें तो हम आज की रात वहीं रुक सकते हैं। मैं आपको रास्ता दिखा दूंगी। धनिया ने अपनी माँ की तरफ देखा। बूढ़ी माँ बहुत थक चुकी थी। बेटा, अगर सच में ऐसा बड़ा और सुरक्षित पेड़ है तो वहीं चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। रास्ते में थकान भी कम होगी और हम सब एक साथ ठहरकर रात गुजार सकते हैं। तीनों उसी दिशा में चल पड़े। कुछ देर बाद सच में उन्हें एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसकी मोटी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं। पेड़ इतना बड़ा था कि उसके नीचे काफी जगह खाली थी। धनिया ने चारों तरफ देखा। जंगल धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। आज की रात हम यहीं रुकेंगे। यहाँ ठहरना सुरक्षित रहेगा और थोड़ी देर आराम भी हो जाएगा। बाबा, आप और दादी यहीं आराम से बैठिए, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। कहाँ जा रही हो बेटी इतनी रात में? पास में कुछ फल वाले पेड़ हैं, मैं दादी के लिए ताजा और मीठे फल लेकर आती हूँ। जल्दी आ जाऊंगी बाबा। धनिया कुछ कह पाता उससे पहले ही गौरी पास की झाड़ियों की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद
वह वापस लौटी। उसके हाथों में कुछ जंगली फल थे। उसने वे फल अपनी दादी के हाथ में रख दी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कभी खाली नहीं जाता। मुझे लगता है कि हम सब ने यह सच में महसूस किया। हाँ बेटी, और यही सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का मार्ग ही असली ताकत है। अगर हम इसे अपनाएं तो कोई भी चुनौती हमें नहीं हरा सकती। यही रास्ता हमें सही मंजिल तक ले जाता है। और इस तरह धनिया, उसकी माँ और गौरी ने अपने नए घर में खुशी खुशी जीवन बिताना शुरू किया। साथ ही गांव में उनका सम्मान और प्यार हमेशा बरकरार रहा। धनिया, उसकी माँ और गौरी अब अपने छोटे से घर में सुरक्षित और खुशहाल जीवन बिता रहे थे। घर में चारों तरफ हल्की धूप और हरियाली की खुशबू थी। बाबा देखो, अब हमारे पास अपना घर है और हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब साथ हैं और अब डर नहीं लगता। हाँ बेटी, ये सब तुम्हारी हिम्मत, समझदारी और सच्चाई की वजह से संभव हुआ। हमारा घर अब सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं रह गया है। ये प्यार, विश्वास और ईमानदारी का घर बन गया है। यहाँ हर कोना हमारी मेहनत और अच्छाई की गवाही देता है। बेटा, तुमने हमेशा मेहनत और ईमानदारी को चुना। आज यही हमें सबसे बड़ी खुशियाँ दे रही हैं। तुम्हारे कारण हमारा परिवार सुरक्षित और खुशहाल है। गौरी, याद रखना, किसी भी मुश्किल में डरना नहीं, हमेशा सच का साथ देना और नेक दिल रहना, यही हमें सही रास्ता दिखाता है और हर संकट में हमारी मदद करता है। हाँ बाबा, मैं हमेशा सच और ईमानदारी का मार्ग चुनूंगी। हम सब मिलकर इस घर को खुशियों, प्यार और सुरक्षा का घर बनाए रखेंगे। आज हमारे घर में सिर्फ सुख और प्यार है। अब हम कभी किसी झूठ, लालच या डर से परेशान नहीं होंगे। हमारी मेहनत, सच्चाई और हिम्मत हमें हमेशा मजबूत बनाए रखेगी। घर के चारों कोनों में खुशियों की गूंज थी। खिड़कियों से हल्की हवा आती और पक्षियों की चहचहाहट घर में संगीत की तरह गूंजती। गौरी अपने पिता के पास बैठकर मुस्कुरा रही थी। धनिया अपने खेत और घर की ओर देखकर संतोष महसूस कर रहा था और उसकी माँ दोनों के बीच बैठकर शांत और गर्वित थी। अब उनके जीवन में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का फल हर रोज दिखाई देता था और यह घर हमेशा खुशियों और प्यार से भरा रहता। धनिया ने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं। समय चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। धनिया के नाम 2 प्यारी से लाइंस जरूर लिखें।